पब्लिक हो चुका है कि वो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर नहीं है। मैं इतना पूछना चाहता हूं श्रीमती सोनिया गांधी से कि किसके इशारे पर ये परमिशन उनको दी गई, किसके इशारे पर उनको टेक्निकली क्वालिफाइड पाया गया और टेंडर की शर्तों के साथ ये जो छेड़खानी हुई है वो किसके इशारे पर हुई है। नंबर 2, जब हेलीकॉप्टर का सौदा हो चुका और हेलीकॉप्टर परचेज करने थे तब उसका फील्ड इवैल्यूएशन ट्रायल भारत में लेने की एक शर्त टेंडर के डॉक्यूमेंट में लगाई गई थी। अचानक ही वो शर्त को बदल दिया गया और भारत के अंदर फील्ड इवैल्यूएशन ट्रायल लेने की जगह कंपनी के प्रीमाइसिस के अंदर फील्ड इवैल्यूएशन ट्रायल लेने का फैसला किया गया। क्या इससे इसकी ट्रायल की गंभीरताओं के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है? क्या भारत के हितों के साथ छेड़खानी नहीं हुई है? अगर ऐसी परमिशन डिफेंस मिनिस्टर ने दी है तो किसके इशारे पर दी है और क्या डिफेंस मिनिस्टर इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? इसका जवाब कांग्रेस अध्यक्षा ने देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी उल्टा चोर कुटवाल को डांटे, इस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को सवाल पूछ रही है। ये भ्रष्टाचार का कांड जब हुआ तब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, उनके प्रधानमंत्री थे। सोनिया जी एक महत्वपूर्ण कमेटी की अध्यक्ष थी और कांग्रेस की अध्यक्षा थी और पूरा का पूरा निर्णय प्रक्रिया यूपीए की और कांग्रेस पार्टी के मंत्रियों के तत्वाधान में चल रहा था। और बाद में भ्रष्टाचार के बारे में, जो भ्रष्टाचार अब इटली की कोर्ट में सिद्ध हो चुका है, उसके बारे में कांग्रेस पार्टी अलग अलग प्रकार के सवाल खड़े कर देश की जनता को गुमराह करना चाहती है और भ्रांति फैलाना चाहती है। और राज्यसभा में आज एक बार फिर ऑगस्टा मामले पर नोटिस पर बोलने के लिए उठे स्वामी के बोलने पर ही हंगामा खड़ा हो गया। कांग्रेस सांसदों ने बोलने के लिए खड़े हुए स्वामी के बोलने से पहले हंगामा कर दिया, जिसके बाद उन्हें उपसभापति को शांत रहने के लिए कहना पड़ा। आपको बता दें कि कल भी स्वामी के खिलाफ कांग्रेस के सांसद वेल तक पहुंच गए थे। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने नियम 167 के तहत मामले में चर्चा के लिए राज्यसभा में नोटिस दिया है। ऑगस्टा वेस्टलैंड घोटाले पर केंद्र सरकार कांग्रेस पर हमले को और धारदार बनाने के लिए रणनीति में जुटी है। भारी हंगामे के बीच आज केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने सदन को बताया कि इस मामले को रक्षा मंत्रालय देख रहा है और जल्द रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर सदन में इस पर बयान देंगे। ये मैं इतने सवाल पूछने चाहता हूं, उसमें एक सवाल मैंने कहा कि हमने ब्लैक लिस्ट किया था, यानी प्रतिबंध लगाया था फिन मैकेनिका पर, और इन्होंने उसको हटा करके व्यापार करने शुरू कर दी। मैंने डिफेंस मिनिस्ट्री से जो पब्लिक हो सकती है डॉक्यूमेंट्स, उससे पता किया कि पहली बार कुछ प्रतिबंध लगी वो थी 3 जुलाई 2014 जब बीजेपी सरकार आई हुई थी नई से, और उस समय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये तय किया कि आगे से हम फिन मैकेनिका से कुछ नहीं खरीदेंगे नहीं। 2019 के आम चुनावों में अभी वक्त है, लेकिन एनसीपी प्रमुख शरद पवार के मुताबिक योग्य प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर बेहतर विकल्प बिहार के सीएम नीतीश कुमार हैं। शरद पवार के बयान के बाद से ही राजनीतिक दलों में अपने अपने मुखिया को बेहतर बताने की दौड़ भी शुरू हो गई। दो 2019 आम चुनावों में बीजेपी के खिलाफ विरोधी पार्टियों ने शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। तीसरे मोर्चे ने मोदी को सीधा टक्कर देने के लिए सबसे बेहतर पीएम उम्मीदवार का राग अलापना शुरू कर दिया है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 2019 के आम चुनावों में सबसे योग्य प्रधानमंत्री का दावेदार बताया। नीतीश कुमार का समर्थन करते हुए शरद पवार ने कहा, नीतीश एक भरोसेमंद चेहरा है और उनका बीजेपी के खिलाफ सेक्युलर पार्टियों को एकजुट करना बेहतरीन निर्णय है। हालांकि बाद में वो अपने बयान से जरूर पलट गए। मैंने कहा कि भाई आज की जो स्थिति है देश की, यही स्थिति रहेगी तो एक क्रेडिबल अल्टरनेटिव देने के लिए कोई सिंगल पार्टी आज मुझे देश में सामने नहीं दिखाई देती।
और इस बैकग्राउंड पर नीतीश जी ने जो एक सुझाव दिया है कि लाइक माइंडेड सेक्युलर पार्टीज ने मिलकर कोई क्रेडिबल अल्टरनेटिव देना चाहिए, ये अच्छी बात है। नीतीश के साथ साथ शरद पवार ने सोनिया गांधी की भी जमकर तारीफ की। पवार का मानना है कि राहुल के बजाय सोनिया के नेतृत्व में कांग्रेस ज्यादा महफूज है। सोनिया जी सीमेंटिंग फोर्स है कांग्रेस एक रखने, दैट वाज द वर्ड व्हिच आई यूज्ड। और सोनिया जी सीमेंटिंग फोर्स है, इसलिए कांग्रेस एक रहने के लिए सोनिया जी और उनका नेतृत्व शायद पार्टी में ज्यादा पसंद होगा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार को पीएम पद के लिए योग्य उम्मीदवार बताने के बाद से ही राजनीतिक दलों में अपने मुखिया को बेहतरीन प्रधानमंत्री बताने की होड़ सी लग गई। सब पार्टियों को अपने अपने नायकों को महिमा मंडित करने का और प्रस्तावित करने का अधिकार है। मैं उनकी भी भावनाओं का आदर करता हूं और कांग्रेस पार्टी की भावनाओं का भी सत्कार करता हूं जब उसके कार्यकर्ता श्री राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे उपयुक्त मानते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी मुख्य विरोधी पार्टी है और वो विपक्षी एकता की मजबूत धुरी है, उसको विश्वास में लिए बगैर, उसके समर्थन के बगैर कोई बड़ा विकल्प बनेगा इसकी संभावना कम है। ये उनकी अपनी राय हो सकती है, समाजवादी पार्टी इस राय से सहमत नहीं है। हमारा मानना है कि नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेस मुलायम सिंह यादव जी सबसे उचित चेहरा। नीतीश को लेकर शरद पवार के बयान से एक बार फिर राजनीति गर्मा गई है। इस पूरे मामले पर बीएसपी प्रमुख मायावती का कहना है कि 2019 आने में अभी लंबा वक्त है। शरद पवार ने श्री नीतीश कुमार के बारे में पीएम पद के उम्मीदवार को लेकर जो अगले लोकसभा चुनाव में जो उनको प्रोजेक्ट करने की बात कही है, तो अभी लोकसभा चुनाव के लिए समय अभी काफी पड़ा हुआ है। सन 2019 में चुनाव होंगे, जब तक राजनीतिक समीकरण क्या बनते ये नहीं कहा जा सकता है। इसलिए सन 2019 से पहले मेरे ख्याल इस किस्म की बात करना तो वो मैं समझती हूँ कि वो परिपक्वता नहीं होगी। राजनीतिक दल कोई किसी को प्रधानमंत्री नहीं बना सकता। देश की जनता जिसे चाहती है वो प्रधानमंत्री बनता। और आज नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। आज दुनिया उन्हें स्वीकार रहा है, चाहे वो अमेरिकी कांग्रेस में उन्हें आमंत्रित करे, चाहे पूरी दुनिया में आमंत्रण आ रहा। कोई भारत की राजनीति में विपक्ष माने या ना माने, अब वो हर बिल में हाथ डाल रहे हैं कि कोई निकले कोई निकले, तो कोई मिले तब तो हर बिल में तो चूहा ही। एक बात तो तय है कि तीसरे मोर्चे में जिस तरह अभी से 2019 के लिए पीएम उम्मीदवारी को लेकर खलबली मची हुई है, उसने बीजेपी और कांग्रेस के कान जरूर खड़े कर दिए होंगे। हालांकि तीसरे मोर्चे में पीएम उम्मीदवारों की लिस्ट लंबी है, ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस इसको लेकर ज्यादा परेशान नहीं होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई की विवादित आदर्श सोसाइटी को गिराने का फैसला सुनाया है। यही नहीं, कोर्ट ने केंद्र सरकार और पर्यावरण मंत्रालय को निर्देश दिए हैं कि मामले में जिम्मेदार अधिकारियों और नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हाई कोर्ट ने मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए 12 हफ्तों का वक्त दिया है। तब तक इमारत गिराने के आदेश पर रोक रहेगी। कोर्ट ने सरकार से कहा है कि उन सभी नेताओं और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो जिन्होंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल गलत तरीके से किया। दरअसल आदर्श हाउसिंग सोसाइटी मुंबई के कोलाबा क्षेत्र में स्थित है। यह इमारत तटवर्ती नियमों का उल्लंघन कर बनाई गई है, जिस पर 1999 से ही विवाद है। मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान भी आरोपी हैं। फरवरी 2016 में महाराष्ट्र के राज्यपाल सीवी राव ने अशोक चौहान के खिलाफ सीबीआई को मुकदमा चलाने की अनुमति दी थी। सीबीआई ने 8 अक्टूबर 2015 को राज्यपाल को खत लिखकर चौहान के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के तहत मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी थी। ने अपने जजमेंट में यह कहा कि आदर्श सोसाइटी की बिल्डिंग की डिमोलिशन होनी चाहिए। जो इलीगल एफएसआई दिया गया है वो वापस लिया जाएगा और लैंड भी एमओडी वापस लेगी। साथ में एक डिटेल इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। जो ऑफिसर्स रिस्पॉन्सिबल थे इस पूरे इलीगल वायलेशंस और स्कैम को प्रकट होने में, उन सब पे एक्शन होनी चाहिए। साथ में आदर्श सीएचएस को यह भी बोला गया है पेटिशनर्स को
कि 1 लाख रुपए कॉस्ट पे करने हैं सारे रिस्पॉन्डेंट्स को। समझता हूं कि हमारे साथ में अन्याय हुआ है, क्योंकि हमारे नेवी, आर्मी, मिलिट्री के कई ऑफिसर है जो बेघर हो गए हैं आज की तारीख में। जिसने बॉर्डर के ऊपर जिसने युद्ध किया है, जिसने जिंदगी बिताई है, जिसने बैंकिंग से लोन लिया हुआ है, वो सब फैमिली के डिमोलेशन का ऑर्डर के बाद में बहुत चिंतित हो गए हैं, क्योंकि आज 6 साल लगा ऑर्डर के लिए। ऑर्डर गिराने का देना तो पहले ही दे देना था हाई कोर्ट को, लेकिन अभी हम उसका सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और हमारे पास कुछ एविडेंस हाई कोर्ट के बारे में भी है हमारे पास, वो भी हम डिस्क्लोज करेंगे। हम इसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं जब तक हम उस कॉपी का ऑर्डर की कॉपी हमें नहीं मिलेगी। पढ़ने के बाद हम बता पाएंगे आपको। ऑर्डर की कॉपी नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी फाइलों को गोपनीयता सूची से हटाने के अभियान के तहत 25 और फाइलों को आज सार्वजनिक किया गया। इन फाइलों में इस बात का जिक्र है कि प्लेन क्रैश में बोस के निधन के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने जापान के रैंकोजी मंदिर से उनकी अस्थियों की राख भारत लाने के बाबत चिट्ठी लिखी थी। सार्वजनिक की गई फाइलों से मिली जानकारी के मुताबिक मोरारजी देसाई ने अपनी चिट्ठी में इस बात का भी जिक्र किया है कि वो नेताजी की मौत को लेकर पहले की खबरों पर यकीन नहीं करते। संस्कृति मंत्री महेश शर्मा ने बोस से जुड़े फाइलों को सार्वजनिक किया। गौरतलब है कि बोस का परिवार लगातार जापान से अस्थियों की राख को भारत लाने की मांग करता रहा है। ऐसा होने पर डीएनए टेस्ट को लेकर सूरत भी साफ हो सकेगी। सार्वजनिक की गई नई फाइलों में 5 फाइलें प्रधानमंत्री कार्यालय से जबकि 5 विदेश मंत्रालय से जारी हुई हैं। बताया जा रहा है कि जापान और रूस भी भारत के साथ नेताजी की फाइल साझा करने को तैयार हो गए हैं। कहा यह भी जा रहा है कि जल्द ही नेताजी से जुड़ी कुछ दूसरी फाइलों और सामग्रियों का एक म्यूजियम दिल्ली में बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द इस बारे में घोषणा करेंगे। पिछले महीने मंत्री ने गोपनीयता सूची से हटाई गई 50 फाइलों को सरकारी वेब पोर्टल पर सार्वजनिक किया था। इसी तरह नेताजी की 119वीं जयंती के मौके पर 23 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे जुड़ी करीब 100 फाइलें सार्वजनिक की थी। पिछले साल अक्टूबर में नेताजी के परिवार ने मोदी से मिलकर उनसे जुड़ी फाइलों को सार्वजनिक करने का अनुरोध किया था। बुलेटिन में एक छोटा सा ब्रेक, खबरें जारी। प्लीज सर। कैप्टन। यस सर। इस जहाज में किस कंट्री का माल जा रहा है? सर यूरोप होते हुए यूएसए और कनाडा जाएगा और अगले हफ्ते गल्फ कंट्रीज को जाएगा। मेरी मेहनत, आप सबका प्यार, यही है एमडीएच का इतिहास। असली मसाले सच सच एमडीएच। आपका साधारण टैंक दे लगातार प्रॉब्लम, तो प्लम्बर के साथ ऐसा करीबी रिश्ता जुड़ेगा ही। ले आइए सिंटेक्स का ट्रिपल लेयर्ड वाटर स्टोरेज सोल्यूशन। सिंटेक्स, वी मेक सेंस। पाटीदारों के आंदोलन से गुजरात में भड़की आरक्षण की आग पर काबू पाने के लिए आनंदीबेन सरकार ने एक नए फॉर्मूले का इजाद किया है। आनंदीबेन सरकार ने आर्थिक आधार पर गुजरात में सभी अगड़ी जातियों को 10% आरक्षण देने का फैसला किया है। गुजरात स्थापना दिवस के मौके पर 1 मई को इस सिलसिले में नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। बताया जा रहा है कि राज्य सरकार ने पाटीदारों के आंदोलन से निपटने के लिए यह कदम उठाया है। राज्य सरकार आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को भी आरक्षण देगा। इसका लाभ सामान्य वर्ग के उन लोगों को मिल पाएगा जिनकी आमदनी सालाना 6 लाख रुपए से कम होगी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की मौजूदगी में हुई बैठक में गुजरात सरकार ने आरक्षण के नए प्रारूप और प्रावधान पर फैसला लिया। गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल की मौजूदगी में राज्य के मंत्री विजय रूपानी ने आरक्षण के नए प्रावधान का ऐलान किया। सरकार ने यह भी साफ किया है कि इस नई व्यवस्था के लिए ओबीसी और एससी/एसटी के आरक्षण में कोई कटौती नहीं की गई है। यह व्यवस्था अलग से की गई है और अगर जरूरत पड़ी तो इस मामले में सरकार कानूनी लड़ाई लड़ने को भी तैयार है। प्रियंका गांधी की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हिमाचल हाईकोर्ट ने प्रियंका की सुरक्षा वाली दलील को ठुकराते हुए नोटिस जारी करके शिमला में उनकी संपत्ति की जानकारी मांगी है। पहले राज्य सूचना आयुक्त ने प्रियंका से संपत्ति की जानकारी मांगी थी, लेकिन प्रियंका ने यह कहते हुए इससे इनकार कर दिया था कि जानकारी देने से उनकी सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। प्रियंका ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करके कहा था कि संपत्ति की जानकारी देने से उनकी सुरक्षा को खतरा है, लेकिन अब हाईकोर्ट ने प्रियंका की सुरक्षा वाली दलील को खारिज कर दिया है। दरअसल प्रियंका शिमला के वीवीआईपी इलाके में अपना घर बना रही हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट देवाशीष भट्टाचार्य ने पहले इस बाबत राज्य सूचना आयोग में मामला दर्ज करवाकर प्रियंका की संपत्ति के खरीद फरोख्त और प्रियंका से शिमला की संपत्ति का पूरा ब्यौरा मांगा था। राज्य सूचना आयुक्त ने प्रियंका से 4 हफ्तों के भीतर अपनी संपत्ति की पूरी जानकारी देने के आदेश दिए थे, लेकिन बाद में प्रियंका ने हिमाचल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाकर यह कहकर जानकारी देने से इनकार कर दिया
कि इससे उनकी जान को खतरा हो सकता है। भट्टाचार्य ने अपनी इस याचिका में कहा है कि जिस एसपीजी सुरक्षा का हवाला देकर प्रियंका ने शिमला की संपत्ति की जानकारी देने से इनकार किया था और कहा था कि ऐसा करने से उन्हें खतरा हो सकता है, तो क्या यही बात दिल्ली की संपत्ति पर लागू नहीं होती? बुलेटिन में यहाँ एक छोटा सा ब्रेक। आपका साधारण टैंक दे लगातार प्रॉब्लम, तो प्लम्बर के साथ ऐसा करीबी रिश्ता जुड़ेगा ही। ले आइए सिंटेक्स का ट्रिपल लेयर्ड वाटर स्टोरेज सोल्यूशन। सिंटेक्स, वी मेक सेंस। किसान कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड भारत के राज्यों में सभी शहरों के आसपास 50 किलोमीटर तक 50 से 100 एकड़ जमीन खरीदनी है। आवश्यक दस्तावेज, प्रॉपर्टी कार्ड, सर्च रिपोर्ट, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट और सभी कानूनी दस्तावेज, प्रॉपर्टी का सही विवरण, आसपास के सभी भूमि चिन्हों समेत पानी की सुविधा का विवरण, कुआं, बोरवेल, तालाब, सभी आवश्यक दस्तावेजों समेत ₹1000 रकम का डीडी किसान कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के नाम निम्नलिखित पते पर भेज दें। नोंदणीकृत कार्यालय, ग्राउंड फ्लोर, सर्वे नंबर 311/18, जन सेवा बैंक के सामने, न्यू डीपी रोड, ससानी नगर, हड़पसर, पुणे 411028। ईमेल kisancoop@gmail.com। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। उड़ीसा के रायगढ़ा जिले में गोरक्षक कार्यकर्ता तीर्थ साहू के साथ दुर्व्यवहार और जानलेवा हमले का मामला गर्माता जा रहा है। गौरक्षक का आरोप है कि जिलाधिकारी जगन्नाथ मोहंती और उनके अधीनस्थ अधिकारियों के इशारे पर उसके साथ मारपीट की गई। यही नहीं, इस मामले में संज्ञान लेने पर डीएम ने केंद्रीय मंत्री को ही झूठा करार दे दिया। तीर्थ साहू गाय और गोवंश की अवैध तस्करी के बारे में जानकारी जुटाने, उसे रोकने और पकड़े गए जानवरों के पुनर्वास के लिए काम कर रहे गौ ज्ञान फाउंडेशन से जुड़ा हुआ है। तीर्थ के मुताबिक रायगढ़ा जिले के इलाके में इस तरह की तस्करी खूब होती है और इस काम में स्थानीय प्रशासन की भी मिलीभगत है। इसीलिए सिर्फ 2015 में ही तीर्थ ने यहां के प्रशासन के खिलाफ उड़ीसा हाईकोर्ट में 180 मामले दर्ज कराए थे। बीते 4 अप्रैल को तीर्थ गोवंश की स्मगलिंग और हत्या के ऐसे ही मामलों के खिलाफ ज्ञापन देने के लिए जिलाधिकारी से मिलने गया था। तीर्थ के मुताबिक उससे बुरी तरह चिढ़े प्रशासनिक अधिकारियों ने न सिर्फ उसका ज्ञापन फाड़ा और उसके मुंह पर थूका, बल्कि उसे गुप्तांगों में भी मारकर बुरी तरह लहूलुहान कर दिया गया और हत्या की कोशिश समेत कई गंभीर धाराएं लगाकर उसे रायगढ़ा उपजेल में डाल दिया गया। जेल में इन्हीं अधिकारियों के इशारे पर कैदियों ने भी तीर्थ पर जानलेवा हमला बोल दिया। बाद में यहाँ के अस्पताल में जमीन पर तीर्थ का इलाज तो हुआ, पर डॉक्टर ने भी प्रशासनिक इशारे पर उसे मेडिकली फिट घोषित कर दिया। तीर्थ अब जमानत पर है। कलेक्टर को गए थे ग्रीवेंस देने के लिए, तो वो मेरे पिटीशन रिसीव नहीं किए, फेंक दिए। उसके बाद मैं बोला सर आप मेरे पिटीशन क्यों फेंक दिए, तो वो मुझे धक्के मार के बाहर निकाले। उस समय डीएसपी और एएसआई संजय मंडल मुझे पकड़ के प्राइवेट पार्ट में लात मारे। ब्लीडिंग भी हो रहा था उस समय। जब मैं थाने में था तब डिप्यूटी कलेक्टर बबीता रानी दलवेरा और असिस्टेंट कलेक्टर इसाक मदीना और 4-5 अफसर आके मेरे नाम पे कंप्लेन दिए। मैं सोया था, इसाक मदीना पीछे से आके लात मारा और मुंह पे थूका, बोला तेरा लाइफ बर्बाद कर दूंगा, तू जितने दिन बाहर निकलेगा उतना केस तेरे पे ठोकूंगा, गाय गाय हो रहा है ना, तुझे दिखाऊंगा, तू बाहर निकल। इस मामले पर नोटिस लेते हुए केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने राज्य के मुख्यमंत्री से दखल देने के लिए कहा। 2 पन्नों के सख्त लहजे में लिखे खत में मेनका गांधी ने लिखा कि मुख्यमंत्री को जरूर हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि इस मामले में जब खुद मेनका गांधी ने कलेक्टर रायगढ़ा से जानकारी ली और पूछा कि तीर्थ के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट क्यों हुई, तो उन्हें जवाब मिला कि तीर्थ ने उनके साथ बदतमीजी की थी और ऐसे शख्स को तो असल में मार डाला जाना चाहिए। लाइव इंडिया ने जब इस मामले पर कलेक्टर जगन्नाथ मोहंती से बात की तो उन्होंने तीर्थ को तो फर्जी और सुर्खियों का भूखा करार दिया ही, उन्होंने केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी की चिट्ठी में लिखी बातों को भी झूठा करार दे दिया। दिस इज टोटली फॉल्स। ऑल एप्लीकेशंस आर इंटैक्ट, दैट इज इन पुलिस स्टेशन एंड ही केम टू डिस्टर्ब द ग्रीवांस सेल। He came to the grievance cell just to disturb, to have his own advertisement regarding cow's care. Time and again, this fellow is contacting me and also police. We are saving the cows, we are rescuing the cows, but he is not shouldering any responsibility for
taking care of the cows. आपने जब मेनका गांधी जी के साथ बात की तो दो बातें कही कि आई अरेस्टेड हिम बिकॉज ही वॉज रूड, नंबर 1. नंबर 2, you said कि he should have been killed. That is false. No such word has been used. I requested when Madam Maneka Gandhi told that I am an egoist, I feel that I am a divine power. I told that Madam, I am a criminal. But a criminal has something to say. Can you listen? So this fellow. सर उन्होंने अपनी जो चिट्ठी में बात लिखी है क्या वो झूठी है सर? Yes. No iron rod has been used. That is medical report. That is sub-jealous report. मेनका गांधी ने यह भी कहा है कि उड़ीसा से हर महीने औसतन 2.5 लाख चौपाइयों की अवैध तस्करी कर पड़ोसी पश्चिम बंगाल, असम और बांग्लादेश तक भेजा जाता है। इतने बड़े पैमाने पर पनप रहा ये काला कारोबार बिना प्रशासन की मिलीभगत के कैसे हो सकता है? जबकि कलेक्टर मोहंती कह रहे हैं कि जानवरों की तस्करी रोकने के लिए तो वो काम कर रहे हैं, लेकिन उनके पुनर्वास की अपेक्षा पुलिस से या प्रशासन से कैसे की जा सकती है? Rescue, another is taking custody. We are ready to rescue. But those animal activists, they should mobilize people, which I was persuading this Tirtha Sahu that you just organize Go Sureksha Samiti in each village. I have instructed the Tahsildars, the local, these land officers, that when the registered committees, Go Sureksha Samitis are coming forward, just give them permission to have grass cultivation. तीर्थ का साथ दे रहे भारत रक्षा मंच के राष्ट्रीय संयोजक मुरली शर्मा तो इस मामले में राज्य सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। बड़े आश्चर्य की बात यह है कि एक आदमी कागज लेके डीआरडीए की मीटिंग के अंदर जाता है और मेमोरेंडम देता है, उसके पास कोई लकड़ी, लाठी या कोई भी चीज हाथ में नहीं है, उसके ऊपर 307 धारा किस तरह लगाई जाती है, इसी से पता चलता, पर्दाफाश होता कि ये कितना बड़ा षड्यंत्र गाय चलान करने वाले लोगों के साथ मिल करके सरकार कर रही है, वहां के पुलिस ऑफिसर कर रहे हैं, कलेक्टर कर रहे हैं, अधिकारी कर रहे हैं। अपने साथ हुई प्रशासनिक दादागिरी और जानलेवा हमले के बारे में जानकारी देते हुए तीर्थ ने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, गृह राज्य मंत्री और केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम को भी ज्ञापन दिया और कार्रवाई की अपील की। बदले में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जरूरी एक्शन का भरोसा भी दिया। होम मिनिस्टर साहब ने कहा कि भारतवर्ष में कोई भी हो, सबके लिए कानून बराबर है, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे वो करोड़पति हो, चाहे वो कोई गरीब आदमी हो, सबके लिए न्याय बराबर मिलेगा और इस पे जरूर से एक्शन लिया जाएगा। राज्य में जानवरों की अवैध तस्करी, बांग्लादेशी अवैध घुसपैठ, ड्रग, हथियारों की अवैध खरीद फरोख्त और इस तरफ आपराधिक प्रशासनिक उदासीनता की आवाजें तीर्थ के साथ हुई इस घटना के बाद एक बार फिर तेज हुई हैं। इस बीच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी तीर्थ के इस मामले पर संज्ञान ले लिया है। हालांकि घटना के करीब 20 दिन बाद भी तीर्थ को किसी ठोस कार्रवाई का इंतजार है। उड़ीसा में अशोक पटनायक के साथ दिनेश गौतम, लाइव इंडिया, दिल्ली। क्या पेंसिल की नोक से कोई मूर्ति बनाई जा सकती है? जी, हम स्केच की बात नहीं कर रहे हैं, मूर्ति की बात कर रहे हैं। कोई है जो ये करता है, देखिए। संगम नगरी इलाहाबाद शहर से 35 किलोमीटर दूर कुआ अखोड़ा गांव के कमलेश कुशवाहा पेंसिल की नोक पर अनोखे तरीके से आकृतियां बनाते हैं। उन्होंने हनुमान जी, यूपी के सीएम अखिलेश यादव, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, गौतम बुद्ध और पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम की आकृति को पेंसिल की नोक पर बनाया है। कमलेश चावल के दानों पर गीता भी लिख चुके हैं। यही नहीं, कमलेश बल्ब के अंदर पेंटिंग भी करते हैं। कमलेश इतना बारीकी के काम में किसी लेंस का इस्तेमाल नहीं करते। इलाहाबाद का ये होनहार कलाकार पेंसिल की नोक पर ही नहीं, बल्कि बिजली के बल्ब के अंदर भी अपनी कला की जादूगरी दिखाता है। उन्होंने बल्ब के अंदर अमिताभ बच्चन, महात्मा गांधी, प्रतिभा पाटिल, नरेंद्र मोदी, बाबा रामदेव, बराक ओबामा के अलावा कई नामी हस्तियों के चित्र बनाए हैं। इसके अलावा कमलेश ने रॉड के अंदर, बोतलों के अंदर और इंजेक्शन ट्यूब के अंदर पेंटिंग कर लोगों को अचंभित कर दिया है। कमलेश चाहते हैं कि उनकी कला को पहचान मिले और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज हो। कमलेश के इस हुनर को देखकर लोग भी हैरान हैं और इस अनोखे कलाकार की हौसला अफजाई करते हैं।
लोगों का मानना है कि कमलेश की कला को पहचान मिले, जिससे और लोग भी इस कला से वाकिफ हों और इस माइक्रो पेंटिंग की कला को सीख लें। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद कमलेश को कोई नौकरी नहीं मिली थी। इसके बाद उन्हें पेंसिल पर कलाकारी करने का आइडिया आया और कुछ अलग करने का सोचा। कमलेश की माली हालत ठीक नहीं है, बावजूद इसके वो हार मानने को तैयार नहीं है। अपनी इस कला को वो देश के कोने कोने तक पहुंचाना चाहते हैं। इलाहाबाद से आलोक मालविया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। इस बुलेटिन में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद खबरें जारी। देखिए बॉक्स ऑफिस का हर रंग बारात का फन, सिर्फ लाइव इंडिया पर। आदर्श सोसाइटी पर बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। सोसाइटी को गिराने का दिया आदेश, कहा जिम्मेदार अधिकारियों पर भी हो कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए 12 हफ्ते का दिया समय। सुप्रीम कोर्ट ने एनईईटी मामले पर अपना पुराना फैसला रखा बरकरार। 1 मई को ही परीक्षा कराने का दिया आदेश। केंद्र समेत कई राज्य सरकारों ने 1 मई को परीक्षा कराने में जताई थी असमर्थता। अगस्ता घूसकांड के आरोपों पर कांग्रेस की बीजेपी को चुनौती, कहा दम है तो साबित करें आरोप। आरोपों को बताया बेबुनियाद। शाह ने सोनिया से पूछे 4 सवाल। अगस्ता मामले पर केजरीवाल ने पीएम को दी चुनौती, कहा सोनिया गांधी को करें गिरफ्तार। मेरा नाम होता तो फौरन होती गिरफ्तारी। अगस्ता मामले पर क्यों चुप है मोदी। हरीश रावत कथित स्टिंग मामले में सीबीआई ने दर्ज किया केस। मामले की प्राथमिक जांच करेगी सीबीआई। गुजरात में आरक्षण का नया प्रावधान। सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मिलेगा 10% आरक्षण। पाटीदार वर्ग को भी मिलेगा इसका फायदा। 1 मई से करेगी सरकार लागू। गौ सेवक पर अत्याचार के मामले पर ओडिशा के रायगढ़ के कलेक्टर ने केंद्रीय मंत्री की चिट्ठी को बताया झूठा। सारे आरोपों को बताया फर्जी। हाय एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं एंटरटेनमेंट लाइव, आपके साथ मैं हूं सलोनी। एंटरटेनमेंट लाइव में अब हम आपको दिखाएंगे कि आखिर कैट ने किसकी कर दी पिटाई, लेकिन उससे पहले देखिए एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की कुछ चटपटी खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। गुजरात की एक अदालत ने अभिनेता शाहरुख खान, फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी की कंपनी को फिल्म रईस में गैंगस्टर अब्दुल लतीफ की छवि को धूमिल करने संबंधी याचिका पर नोटिस भेजकर 11 मई तक जवाब देने को कहा है। लतीफ के बेटे मुश्ताक अहमद ने अपनी अर्जी में उनके परिवार की इमेज को खराब करने का आरोप लगाते हुए 101 करोड़ रुपए का मुआवजा मांगा है। अभिनेत्री बिपाशा बसु कल शनिवार को करण सिंह ग्रोवर के साथ 7 फेरे लेंगी। इस शादी में कुछ गिने चुने लोगों को बुलाया गया है, लेकिन निमंत्रण के बावजूद शिल्पा शेट्टी शादी में नहीं जा पाएंगी। दरअसल शिल्पा को नैरोबी में होने वाले एक चैरिटी इवेंट में शिरकत करना है, जो कैंसर पीड़ित लोगों की मदद के लिए आयोजित किया गया है। खबर है कि अभिनेता रणदीप हुड्डा ने अपनी फीस करीब 75% बढ़ा दी है और अब वो एक फिल्म के करीब 3 करोड़ रुपए लेने लगे हैं। दरअसल हाल ही में रिलीज हुई लाल रंग और आने वाली फिल्में सुल्तान और सरबजीत के कारण रणदीप की डिमांड काफी बढ़ी है। बताते हैं कि अब तक वो हर फिल्म के लिए 1.5 से 2 करोड़ रुपए लेते रहे हैं। अभिनेता अर्जुन कपूर ने धूम्रपान से तौबा कर ली है। अर्जुन करीब 12 साल से स्मोकिंग करते थे, लेकिन 4 महीने पहले उन्होंने सिगरेट से दूर रहने का फैसला किया। बताया जा रहा है कि फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड के लिए बास्केटबॉल की ट्रेनिंग लेने के दौरान अर्जुन ने धुएं से दूर रहने का मन बनाया।
अभिनेत्री संध्या मृदुल लंबे समय के बाद छोटे पर्दे पर वापसी करने जा रही हैं। संध्या का एक कमबैक सीरियल पॉपुलर अमेरिकन सीरीज होमलैंड का एडॉप्शन है। संध्या को इससे पहले काफी सारे रोल ऑफर हुए थे, मगर उन्हें किसी में भी वो बात नहीं लगी।